आज हम मैथ 101 के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये सॉल्व्ड हैं, लेकिन हम इनको देखेंगे कि इनका सोल्यूशन किस तरह आया है और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन f of x is equal to x power n where n is a real number, then the derivative of x power n will be। x power n का डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेशन के हमने रूल्स में पावर रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर आ रही हो तो पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है एंड देन हम उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स क्यूब का फंक्शन है और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे साइड पे और फिर पावर में से 1 माइनस कर दें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, इफ़ अ फंक्शन f इज़ differentiable at a point x and a function f is differentiable at a point g of x, then the dash is differentiable at point x। यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि f of x के अंदर अगर हम g of x पुट कर देते हैं, यानी एक f of x है, अगर वो डिफरेंशिएबल है एट g of x, यानी x की जगह क्या पुट कर दें? g of x पुट कर दें, तो यहाँ से हमें ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक कंपोजिट फंक्शन बन गया, यानी f of g of x। तो यहाँ से हम ये कंपोजिशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको पहले यहाँ से लेट करेंगे, उन्होंने कहा चेन रूल से इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो अंदर एच ऑफ एक्स का फंक्शन है इसको लेट किया उन्होंने v के इक्वल, g ऑफ एच ऑफ एक्स को लेट किया u के इक्वल, और यहाँ से कह रहे हैं कि आप बताएं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से देखें तो u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स को तो हमने v लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम अगर v पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव बनेगा डी यू बाई डी वी, और इसका डेरिवेटिव बनेगा डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली इसमें इस सब की जगह तो u आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ u, और इसका डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डी यू। अब ये जो तीन डेरिवेटिव्स आए हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी यू बाई डी वी एंड डी वी बाई डी एक्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इससे जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें जी, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन इज डैश ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन f हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन ए बी। तो इस फंक्शन के अंदर आता है कॉन्टीन्यूस, यानी अगर जो फंक्शन f है वो कॉन्टीन्यूस हो एट एनी इंटरवल तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी उसी इंटरवल के अंदर लाए करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर बाई टू डी टी, और पावर में ऊपर अपर लिमिट x आ रही है, लोअर लिमिट a आ रही है, तो कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो यहाँ पे उन्होंने मार्क किया बोथ x एंड a, लेकिन यहाँ पे इज़ अ फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन एज अ फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि देखें अगर हम इसको करते हैं इंटीग्रेट तो ये आ जाता है टी क्यूब बाय 3.2, यानी पावर में आप 1 प्लस कर देते हैं और उसी पावर के साथ डिवाइड करते हैं, 2 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो ये बनता है टी क्यूब बाय 6। अब इसमें अपर लिमिट हमने पुट करनी है x और लोअर लिमिट पुट करनी है a, तो अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब बाय 6 और माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं a क्यूब बाय 6, a एज अ कांस्टेंट है। और जो सेकंड फंडामेंटल ऑफ होता है थ्योरम इंटीग्रेशन का, उसमें अगर हम इंटीग्रेशन जो हमने की है उसका अगेन हम ले लें डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन हमने इसकी की थी उसका अगेन आप डेरिवेटिव ले लें तो इसका डेरिवेटिव आता है 3x² बाई 6, और ये a क्यूब भी कांस्टेंट है 6 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो 3 2s are 6, तो आंसर आ जाता है आपके पास x²/2, और ये आपके पास सिर्फ फंक्शन ऑफ x आंसर आया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको एक पेज नंबर 211 पे आप लोगों ने देख लेना है, वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गिवन है कि जब भी हम इस तरह की लिमिट खोलें कि अपर या लोअर लिमिट में x आ रहा हो तो वो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में आंसर देता है, बोथ x एंड a नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद MCQ नंबर 6 है, सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे? ये हमने थ्योरम्स के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन हम सिर्फ फंक्शन की करते हैं। ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से।
नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 7, एक फिगर आपको दिया उन्होंने ग्राफ की और कहते हैं द एरिया एनक्लोज्ड इज बाउंडेड बिलो बाय, बाउंडेड बिलो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी लोअर लिमिट यहाँ पे या जो लोअर फॉर्म आ रही है इक्वेशन वो कौन सी है, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे उन्होंने पूछा होता द एरिया बाउंडेड अबव बाय, तो आपने ये x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 को चूज करना था। नेक्स्ट है एट व्हाट पॉइंट्स द टू कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटरसेक्ट। ये दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगे, यानी हमने इनकी अपर और लोअर लिमिट फाइंड करनी है इंटीग्रल के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें जी यहाँ पे y है, दोनों लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं, तो राइट साइड्स भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब यहाँ से आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो सारी टर्म्स आप एक साइड पे कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे बचेगा 0। अब यहाँ से आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। एक फैक्टर आपके पास आ गया x माइनस 3 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 2। दोनों को सेपरेटली 0 कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इनका सम आपने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हर नेक्स्ट टर्म में एक ऐड होता जा रहा है, यानी हम इसको कहते हैं कि ये सिग्मा के है। और हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं हैंडआउट्स के अंदर, एक सिग्मा के, एक सिग्मा के स्क्वायर और एक सिग्मा के क्यूब। ठीक है, तो सिग्मा के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। के का मतलब है कि एक सक्सेसिव टर्म आगे इंक्रीज होती जा रही है, ना तो उसका स्क्वायर है और ना ही उसका क्यूब है, तो हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट देखें जी, अगर b जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है यानी नॉन ज़ीरो नंबर है, देन d/dx, अगर इसका आप डेरिवेटिव ले लें b पावर x का, तो वो क्या होगा। देखें जी, जब अगर पावर में x आ रहा हो तो हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो इस तरह से आ जाता है कि आपने पहले log लेना होता है b का और फिर आप b पावर x एज इट इज़ लिख देते हैं। ये था कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से अगर b पावर x की इंटीग्रेशन आ जाती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो b पावर x log b है वो एज इट इज़ लिखेंगे और b पावर x यहाँ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटीग्रेशन के अंदर आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। डेरिवेटिव्स के लिए अगर x पावर में आ रहा हो तो log लेकर उस नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, और अगर इंटीग्रेशन में आ रहा हो तो log लिखकर उस नंबर को वहाँ पे डिवाइड कर देना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, S एक सॉलिड है बाउंडेड बाय टू पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एट a and at b. If for each x in AB interval AB the cross section area of S perpendicular to x axis, then what is the volume of the solid? तो वॉल्यूम के लिए हमने अगर वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला देखा जाए तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इनटू हाइट के इक्वल होता है। और अगर हमने इसे फंक्शन बनाना है, इंटीग्रल बनाना है, तो इसके साथ हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, एक लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। एरिया का जो फंक्शन होगा हम उसको a ऑफ x कह देंगे और h जो है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, क्योंकि dx भी एक डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 एरिया की, 1 dx की, तो यहाँ से ये b ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं कि लेट द सॉलिड जनरेटेड बाय रीजन एनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको उन्होंने f ऑफ x दे दी है और x की लिमिट्स भी दे दी हैं 1 एंड 4। कहते हैं कि x एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट द y एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय सिलेंड्रिकल शेल्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई x f ऑफ x dx, और साथ में इंटीग्रेशन जो होती है वो लिमिट्स के साथ होती है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स का फॉर्मूला होता है 2 पाई x f ऑफ x dx। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिमिट्स हमें दी है 1 एंड 4, तो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। 2 पाई x f ऑफ x की जगह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा
y की वैल्यू जो गिवन है स्क्वायर रूट x और साथ में dx। तो यहाँ से ये वन ऑप्शन, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट बन रही है आपकी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने पाई नहीं दिया, इसके अंदर भी उन्होंने पाई नहीं दिया, इसके अंदर लिमिट जो है 1 से 4 ठीक थी, लेकिन ये लिमिट उन्होंने गलत लगाई हुई है, और यहाँ पे भी लिमिट्स भी गलत हैं और पाई भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, if the slope of a non-vertical line is m is equal to 1 then the angle of inclination of the line is। स्लोप के लिए हमने एंगल वाली जो फॉर्म पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। तो m यहाँ पे आपको उन्होंने कितनी दी है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दें, 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपने यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो टेन दूसरी साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, और 1 का अगर हम टेन इन्वर्स लें तो 45 डिग्री आता है, और उसको रेडियंस में हम पाई बाय 4 कहते हैं। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, कटिंग करने के बाद आंसर आपके पास पाई बाय 4 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, पाई बाय 4। MCQ number 14, the Pythagoras theorem describes the relationship between the sides of right angle triangle। Pythagoras theorem क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ किसके अंदर होते हैं, राइट ट्रायंगल के अंदर। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसके अंदर एटलीस्ट वन एंगल आपका 90 डिग्री का हो। आइसोसेलेस वो होती है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल वो होती है जिसके अंदर तीनों साइड सेम होती हैं। If a quantity y depends on other quantity x in such a way that each of value of x determines exactly one value of y, we say that y is a function of x। यहाँ पे आप फंक्शन चूज़ करेंगे, ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई अगर y की वैल्यू में फॉर्म में इक्वेशन है और दूसरी साइड पे आपके पास x की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, तो आप x की अगर एक वैल्यू पुट करें तो y का एग्जैक्टली एक ही आंसर आए, तो हम उसको कहते हैं कि ये फंक्शन है y का, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अब आप x की अगर एक वैल्यू पुट करते हैं तो y के दो आंसर्स आते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा y फाइंड करने के लिए, तो स्क्वायर रूट जब भी ओपन होता है तो दो साइंस आ जाते हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन सिर्फ वो होता है जिसके अंदर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल का भी एक ही आंसर आए। The graph of the equation x square minus 4x plus 6 will represent, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में बनते हैं। नेक्स्ट है जी, f of x लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस a वेयर f of x इज इक्वल टू k, और k यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 ले लें, और इसके साथ लिमिट आ रही हो, अब x तो यहाँ पे नहीं है तो आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर वह फंक्शन एज इट इज़ होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट आप पुट नहीं कर सकते। अगर तो ये 2x होता तो आप x की जगह यहाँ पे पुट कर देते a, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं आ रहा तो ये फंक्शन की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ आती है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको k दिया है तो आपने MCQs में से सिर्फ k चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं की जा सकती।